दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज। मैं हूं अशोक भगत। आज हम रायगढ़ जिले के लेलुंगा विकासखंड के बहुत ही पुराने भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर जो ज़मीनी कार्यकर्ता बोलना चाहिए, उनसे हम मुलाकात करने जा रहे हैं। उनका क्या कुछ कहना है हमारे आज का इस खास मुलाकात कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा परिचय बताएंगे सर। मैं रमेश चंद्र पटनायक, लेलुंगा निवासी। मेरी उम्र, मैं 1956 3/7/56 को मेरा जन्म ये दिन है। मैं अपने जन्म के बाद लेलुंगा में ही मेरा जन्म है। मैं उस दिन को देखा हूँ। लेलुंगा में दूर सुदूर कोई स्कूल नहीं रहते थे। लेलुंगा एक ऐसा स्थान था जहाँ शिक्षा का एकमात्र जरिया रहता था। लेकिन हमने आज़ादी के बाद सबसे विहंगम लेलुंगा को ही माना जाता था। न रोड थे, न पुलिया था, कुछ भी संसाधन नहीं था। हमने उस गरीबी का कार्यकाल देखा है जहाँ एक टाइम खाना मिले तो दूसरे टाइम नहीं मिले। उत्पादन बहुत ही कम था उस समय। रोड रास्ता बिल्कुल ही नहीं था, साधन नहीं थे। हम अपनी दिनचर्या जंगल वनवासी के आस जो जीवन था वो वनवासी जीवन ही लेलुंगा क्षेत्र में जिया जा रहा था। पटनायक जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, चूँकि जो पूरा क्षेत्र जो है बहुत ही बीहड़ और आदिवासी वनांचल क्षेत्र के रूप में पहले भी जाना जाता था, आज भी जाना जाता है। पहले की अपेक्षा आज किस परिवेश को किस टाइप से देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं, आप बताएं। मैंने जब भी होश संभाला तो कांग्रेस का शासन था और कांग्रेस के विधायक यहाँ कुमार सुरेंद्र सिंह जी थे। 5 चुनाव लड़े। लोगों को पता नहीं चलता था चुनाव कब आता था, कब चला जाता था। मैं यहाँ हाई स्कूल पढ़ने के बाद मुझे बहुत पीड़ा होती थी। हम लोग यहाँ से परीक्षा देने के लिए घरघोड़ा सेंटर रहता था। गरीब बालिकाएं तो पढ़ ही नहीं पाती थी। मैं जिस समय हाई स्कूल में था उस समय मेरे क्लास में 5 या 6 लड़कियां मात्र पढ़ती थीं। वो भी 2 कर्मचारियों की बच्चियां थीं और संपन्न परिवार के 3-4 लड़कियां पढ़ती थीं। शिक्षा बहुत पिछड़ा था और यहाँ आवागमन तो था ही नहीं। इसको काला पानी मानते थे लेलुंगा को, रायगढ़ जिले का। उस समय अविभाजित जो आज जसपुर जिला बना है वो रायगढ़ में ही समाहित था। तो 2 जगह को मानते थे, लेलुंगा और बगीचा। मैं राजनीति में प्रवेश किया 85 में। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ चला। 85 के बाद जो हमने रास्ता देखे थे, आज जो रास्ता दिख रहा है वो कहीं नहीं था। मैंने ऐसे ऐसे गांव देखे जहां मोटरसाइकिल तो दूर की बात है, मोटरसाइकिल तो लेलुंगा में एक ही मोटरसाइकिल और 2 मोटरसाइकिल थे। साइकिल भी अच्छे परिवार में साइकिल मिलता था, साइकिल ही नहीं रहते थे। तो वहाँ को जाना एकदम दुर्गम था, जैसे मुस्कट्टी, गुनू, दियागढ़। हमने जब चुनाव के पूर्व गांव-गांव भारतीय जनता पार्टी ज़मीन से चली और भाग्य से कांग्रेस को सत्ता मिली। अंग्रेज से मुक्त कराने में बहुत लोगों का बलिदान है। इसमें हमारे जो पंडित दीनदयाल जी हैं, विश्व मानवता की बात करते हैं, उनके द्वारा यह पार्टी संचालित की गई। मैं उसी समय से मैं इनके साथ चला और देखा कि गांव बिहार कोटा का चावल आता था। आज जो कंट्रोल का चावल बोलते हैं, राशन दुकान की जो चावल बोलते हैं, कोटे का चावल आता था।
उसको हमारे गांव के बनवासी, हम लोग जो मध्यम वर्गीय हैं, जो अपर वर्गीय बहुत ही कम रहते हैं, आज भी कम हैं, कभी भी कम रहते हैं। रमेश जी, आपको मैं इस बीच में थोड़ा सा कुछ क्रॉस करता हूं। आप बताइएगा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी, जिसको आज हम बीजेपी के नाम से जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी को कब से जानते हैं, कैसे इसमें आपका झुकाव हुआ, कब से आप भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में, सक्रिय राजनीति में उतरे हैं? मैं कांग्रेस के जो अत्याचार को मैंने देखा है, अपने आँखों से देखा है। यहाँ के क्षेत्र वाले इतने शोषित थे और इनके शोषण को मैंने देख के अपना संतुलन नहीं कर पाया और मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा और भारतीय जनता पार्टी के मानवतावाद, आदर्श मानवतावाद का जो नारा है और जो सिद्धांत है उसको मैंने अमल किया और पार्टी के वरिष्ठ पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, यहाँ उनका जो वक्तव्य था उनको पढ़ा, उनके साथ जुड़ा। माननीय स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी के सानिध्य में चला। वो गरीबों को लेके एक जो बिहड़ जाति, पिछड़ी जाति है, कोरवा जाति, उनका वो प्रतिनिधित्व करते हुए आज जो उनका छत्तीसगढ़ बना, हम छत्तीसगढ़ बहुत पहले से मांग रहे थे, कांग्रेस के शासन कार्यकाल से भी मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने अलग विभाजन नहीं किया और शोषण, क्योंकि अलग हो जाता है तो शोषण बंद हो जाता है। राज्य छोटा होता है तो दबाव कर्मचारी का, अधिकारी का, नेता लोगों का दबाव ज़्यादा पड़ता है, इसलिए उन्होंने छोटा राज्य का समर्थन नहीं किया। लेकिन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जिस समय देश में प्रधानमंत्री बने, उन्होंने 3 प्रदेश को अलग किया, जो बड़े बड़े प्रदेश थे। बड़ा प्रदेश था मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उत्तराखंड उत्तर भारत से हुआ और झारखंड बिहार से हुआ। इस तरीके से जिस समय छत्तीसगढ़ अलग हुआ, छत्तीसगढ़ के पूर्व बनने के पूर्व लोग, भोपाल हमारा राजधानी रहा करता था, लोग लैलूंगा का विधायक कहने से नहीं जानते थे कि लैलूंगा कहाँ पे है, इतना पिछड़ा हुआ था। तो हमने जो छत्तीसगढ़ बनाए, हमारे महान नेता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, हम उनका शुक्रगुजार हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए लाइक करता हूं। और कांग्रेस सामंतवादी है, भारतीय जनता पार्टी नीचे अंत्योदय जो शब्द है, अंत का उदय, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल संदेश है। उसी संदेश को लेकर हमने चला और जिस समय चले तो मैं तो कल्पना नहीं किया था कि हम मुस्कट्टी हो या भकूरा हो या कोनपारा हो, वहाँ तक हम सड़क नहीं देख पाएंगे, ऐसा लगता था हमारे जीवन में। रमेश जी, हमको, हमारे दर्शकों को बताइएगा कि पहले की अपेक्षा अभी जो आप बिजली, सड़क और जो चीज़ विकास हुआ उसको देख पा रहे हैं, ये कांग्रेस की देन है या फिर भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में से हुआ है? मैंने कांग्रेस को खूब देखा। आज भारतीय जनता पार्टी अपने चरम स्तर पर है। हमारे नेता हमारे जनता को भगवान मानते हैं और उसी मानवतावाद के अंत्योदय की जो धारा को जोड़ने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना बनाई। कांग्रेस कभी नहीं चाही कि वो मानवतावाद का बात करें, वो सामंतवाद का बात करते हैं। आज भी वो सामंतवादी ही हैं। आज जो सड़क, पुल, पुलिया विकास देख रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व करने से ही यहाँ हमको देखने को मिला है। कांग्रेस के समय हमने कुछ नहीं देखा था। कांग्रेस में भ्रष्टाचार और अत्याचार आज भी है, पहले भी था। पटनायक जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, अभी जो पुल, पुलिया, सड़क की बातें हम कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का क्या कुछ योगदान रहा है? स्कूल, कॉलेज या छात्रावास, तमाम तरह के खुलवाने में क्या योगदान रहा है? थोड़ा सा। भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर रमन सिंह की सरकार जब बनी छत्तीसगढ़ में, बनने को पहले ये कांग्रेस के हाथ में आई थी।
जब छत्तीसगढ़ विभाजन हुआ तो कांग्रेस के हाथ में थी। कांग्रेस के हाथ से जब भारतीय जनता पार्टी के हाथों में आई तो विकास किसको कहते हैं, शिक्षा किसको कहते हैं, हमारा मूल भारत और छत्तीसगढ़ कैसा होना चाहिए, हम पंडित दीनदयाल जी के आदर्शों को मानने वाले व्यक्ति हैं। हमने विकास इतनी किए कि हम जहाँ कहोगे वहीं हम विकास को बता देंगे, लेकिन कांग्रेस आज भी वही कर दिया। धोखे में डाल के लोगों को उसने वोट लिया और हम ये करेंगे वो करेंगे, दुनिया भर का जो 36 तो उन्होंने ये दिया घोषणा किया, उस घोषणाओं को ज़मीन पर अभी एक भी नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ये करते कुछ हैं कहते कुछ हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके बताती है। हमने अपने भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कार्यकाल में हमने लोगों को उसके पहले एक टाइम खाना खाते देखा था, भूखे मरते देखा था, पसिया पी के अपना परिवार चलाने वाले यहाँ जो वनवासी हैं वो रहते थे। लेकिन डॉक्टर रमन सिंह जी के सरकार में, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में उन्होंने पहले 2 रुपया किलो चावल दिया, फिर 1 रुपया किलो दिया। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज फ्री में अनाज दे रहे हैं। हमारा मूल है 3, रोटी कपड़ा मकान। हमारा आदर्श है कि हम सबको रोटी दें, हम सबको कपड़ा दें, हम सबको शिक्षा दें। पटनायक जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि भुखमरी से भी यहाँ के लोग जूझे, ऐसा आप लोग बताते हैं, मैं सुनता हूँ, मैं बचपन से सुनते आ रहा हूँ कि यहाँ पर लोग जो है आज जिस महुआ को जो लोग दारू बना करके शराब का सेवन करते हैं, लोग उससे मदमस्त होते हैं। और आप लोग बताते हैं कि ये जो है आप लोग स्कूल जब जाते थे महुआ का जो पुटका खा के अपना जीवन यापन किए हैं, टाइम पास किए हैं अपनी ज़िंदगी में। उस पल को आप लोग कहाँ तक कुछ अनुभव किए हैं, बताएंगे थोड़ा सा। महुआ खाए, कैसा आनंद लगा, उस समय की स्थिति में भुखमरी कैसी थी और आज का परिवेश कैसा है? हम जब छोटे थे, प्राइमरी क्लास में पढ़ते थे, तो उस समय वास्तव में भुखमरी तो उस समय देखी जाती थी। आज कोई भी भूख से नहीं मर रहा है। और हमने देखा जंगल भीषण रहते थे उस समय, जानवरों का भय भी रहता था, कमाने के साधन बहुत कम थे और कमाने वाले उस समय बहुत ज़्यादा थे, मेहनती बहुत थे। 1 क्विंटल की बोरा उठाकर पीठ पे लाद के चले जाते थे। आज उनकी कैपेसिटी 25 किलो हो गई है। तो भोजन एक टाइम मिलता था, एक टाइम नहीं मिलता था। उसका कारण था हमारे जो वनवासी भाई हैं, हमारा यहाँ का मूल महुआ है। महुआ, डोरी, चार, चिरौंजी, ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण फल हैं, वन उपज हैं। महुआ को मैंने देखा है, महुआ को कूट के उसका पुटका बना के लोग उसका यानी टाइम पास नहीं करते थे, अपना पेट का उदर जो है भरते थे, ये मैंने देखा है। और यहाँ पानी नहीं था, पानी का भी किल्लत था, पहाड़ी एरिया था, नाले का पानी पीते थे। आज भारतीय जनता पार्टी के सुशासन में हमने गांव-गांव, गली-गली नल जल जो दे रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, उस नल जल को हर गांव में आज चल रहा है। और जहां नहीं चल रहा उसका कारण है कांग्रेस हमारे 15 साल के विकास को पूरा ठप कर दिया है। न रोड है, न सड़क है, न पानी है। पानी तो नल जल से आ रहा है, लेकिन रोड का हाल मैं नहीं, पूरा दुनिया देख रही है छत्तीसगढ़ को। और छत्तीसगढ़ में जितने उत्पादन हो रहे हैं, आज सबसे रायगढ़ जिला, मैं जिस जिले का हूँ उस जिले में आज अथाह संभावनाएं हैं कि ये इसको विकास करने का। लेकिन यहाँ के नेता जो आज बने हैं उसको सही उपयोग, डीएमएफ जो होता है वो डीएमएफ का पता नहीं है। डीएमएफ का ज़मीन में न पता है, न आसमान में पता है। सभी पैसे का बंधन बांट करके ये अपना आय बढ़ा रहे हैं, अपने विधायकी बढ़ा रहे हैं। सांसद तो अपने रोज दिन संसद में जब भी जाते हैं यहाँ के मांगों को रखते हैं। लेकिन हमने पिछले कई वर्षों में
मैं 56 का मेरा जन्म है, मेरी आयु 66 वर्ष की हो गई है। मैंने देखा है यहाँ के सांसद जो भी रहे कांग्रेस के, सदन में बोलने को कभी नहीं सुने हम लोग। विधायक यहाँ के जो भी थे उनने विधानसभा में नहीं बोला। आज भी हमने जो काम किए हैं उनका ये लोग लोकार्पण नहीं कर पा रहे हैं। लैलूंगा अपने जगह में कन्या छात्रावास बना हुआ है हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, उस भवन का लोकार्पण नहीं कर पा रहे हैं। तो शिक्षा का स्तर तो हमने सुधार लिया, लेकिन व्यवस्थाएं हमने इस 5 साल में पूरे व्यवस्था को चरमराते हुए मैंने देख रहा। रमेश जी, शायद ऐसा हो सकता है कि आप लोग की सरकार बनेगी, आप लोग का विधायक आएगा, उसके बाद शायद उस छात्रावास का उद्घाटन हो, ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए भगत जी, मैंने तो बहुत लंबा समय इस मेरे जीवन में राजनीति देखा और राजनीति की कर रहा हूँ। आज मैं जहाँ हूँ मेरे को विश्वास नहीं होता कि ये उसका लोकार्पण भी कर पाएंगे। ये निष्क्रियता है, यही निष्क्रियता है। किसकी निष्क्रियता मानते हैं इसको लेकर? यहाँ के सरकार की निष्क्रियता है कि भाई हम जिस भवन को बना के दे दिए हैं हमारी बालिकाओं के लिए, वो भवन आज तक नहीं लोकार्पण हो पा रहा है। तो ये दुर्भाग्य हम लोगों का है। तो आप समझ सकते हैं स्वतः, चूंकि स्थानीय जो सरकार यानी कि यहाँ की लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं उसको लेकर के अपना पूरा ठिकरा जो है रमेश पटनायक जी सरकार और शासन पर जो है सफाई देते हुए इस बात को नज़र आते हैं। चूँकि एक छात्रावास, कन्या छात्रावास जो है बड़ी मुश्किल से यहाँ लैलूंगा के छात्राओं के लिए, यहाँ के कन्याओं के लिए उपलब्ध हुआ। शासन ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल जिस समय था, रमन सिंह के कार्यकाल के समय, वो हॉस्टल बन करके तैयार है। चूँकि आज भी उसको जो है लोकार्पण नहीं कर पाए, तो इसको जो है सीधा सीधा रमेश पटनायक जी का कहना है कि विधायक की निष्क्रियता है, सरकार की निष्क्रियता है। कई प्रकार के भूमि पूजन कर रहे हैं लेकिन उसका लोकार्पण नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे इनका कहना है। चूँकि इनके साथ हम और भी इस मुद्दों पर बात करेंगे। हम जानना चाहेंगे रमेश पटनायक जी से कि राजनीतिक परिवेश में आप लैलूंगा के तस्वीर को कैसे बदलते हुए देखते हैं? यहाँ पहले उद्योग नहीं था, अब यहाँ उद्योग हो गया है। पहले यहाँ सड़कें नहीं थी, सड़कें हो गई हैं। इसको लेकर के कैसे मानते हैं? पहले भी लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र से कोई विधायक नहीं बनता था, रायगढ़ राजघराने से विधायक बनते थे। उसके बाद में तमनार विकासखंड से प्रेम सिंह सिदार विधायक बने। उसके बाद कई ऐसे विधायक हुए हैं कि एक ही बार जो है चेहरा सामने आता है, उसके बाद दोबारा उनका चेहरा सामने नहीं आता है। चाहे क्यों ना सुनीति राठिया हो, क्यों ना सत्यानंद राठिया हो, क्यों ना हृदय राम राठिया हो। तो इस बार क्या मानते हैं हमारे लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र के जो लोकप्रिय विधायक कहला रहे हैं, जो 14,000 समथिंग जो जीते थे, उसको जो है 25,000 का जो लीड करके जिन्होंने जीता है, माननीय चक्रधर सिंह सिदार जी, उनको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? राजनीतिक परिवेश में थोड़ा सा हमको बताएंगे। ऐसा है भगत जी, लैलूंगा बहुत ही अंतिम का विधानसभा है, अंतिम जिला है छत्तीसगढ़ का। मध्य प्रदेश था उस समय भी, ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का पिछड़ा हुआ अंतिम जिला ही मानते थे। लेकिन रियासत के राजा थे यहाँ, राजा के यहाँ 5-5 बार विधायक बने, सांसद भी रहे, राज्यसभा के थे। और उसके बाद भी एक बार जब हमारे जनता पार्टी की सरकार आई थी, उस समय भानु प्रताप जी यहाँ ये विधायक रहे। उसके बाद फिर प्रेम सिंह जी आए। प्रेम सिंह जी लंबा संघर्ष करते हुए आए थे। उन्होंने, वो और उनके पिताजी दोनों मिला के 5 बार यहाँ चुनाव हारे थे। 5 बार के बाद में फिर प्रेम सिंह जी का चुनाव पे जीत हुआ और उसके बाद वो लगातार वो लैलूंगा पे चले। लैलूंगा पे चलने के बाद उनने मध्य प्रदेश में भी जब रहे तो जितना विधानसभा क्वेश्चन करते थे शायद ही कोई उतना करता था। 320 विधायक में ये 7वें नंबर के विधायक में गिनती आने लगे थे। तो ये ऐसा है, विधायक बनने के बाद जो कार्य है विधानसभा में दिखता है। पटनायक जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ये जो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि भाजपा में रहते रहते अचानक जो है कांग्रेस परिवर्तन कर गए थे स्वर्गीय प्रेम सिंह सिदार जी, उसको लेकर के पार्टी में क्या कुछ नफा और नुकसान हुआ था? नुकसान तो हुआ इसलिए कि वास्तव में प्रेम सिंह जी बहुत अच्छे और सरल और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे। उनने जितना संघर्ष किया, अभी
शायद उतना संघर्ष करने वाला व्यक्ति बहुत कम मिलेंगे। और दुर्भाग्य है हमारा भी और उनका भी कि उनने जोगी जी के कुचक्र में फंसकर, माननीय मुख्यमंत्री थे रहे वो जोगी जी, उनके कुचक्र में पड़कर वो दल बदल कर लिए और स्वाभिमानी व्यक्ति थे, उनको दिल का दौरा पड़ा और दिवंगत हो गए। दुर्भाग्य से हम उसके बाद ये रिपीट नहीं हो रहा है ये सीट। उसका कारण है कि वो ज़मीन के नेता थे। हमें ज़मीन का नेता चाहिए, ज़मीन का वर्कर चाहिए, ज़मीन का विधायक चाहिए। हर कोई चाहता है कि मेरा विधायक मेरे यहाँ आता, मेरी दुख सुख को सुनता, मेरे गांव का दुख सुख को सुनता और जो अव्यवस्थाएं रहती है उसको सुधारता। तो प्रेम सिंह वो जीवट थे और कार्य तो सत्यानंद जी ने भी बहुत अच्छे अच्छे कार्य कराए हैं। कार्य करने में बीजेपी के विधायक कभी कमज़ोर नहीं पड़े हैं। लेकिन दुर्भाग्य है छत्तीसगढ़ का हमारा कि हमें आज फिर कांग्रेस का सरकार देखने को मिला। इसके लिए हमने कोई त्रुटि नहीं की, विकास करने में न त्रुटि की, न हमारे मिलने जुलने में त्रुटि की। लेकिन हम एक ही चीज़ जानते हैं कि जो घोषणाएं हुई, घोषणाओं में हमने पलटते हुए व्यक्ति को जब ज़्यादा हो जाता है, खाना खा खा के जब पेट भर जाता है तो कोई दूसरा स्वाद चखना चाहता है, तो छत्तीसगढ़ की जनता छली गई। पटनायक जी से हम जानना चाहेंगे, चूंकि ज़मीन से जुड़ करके चलने वाले कार्यकर्ताओं की भांति आप कई नेताओं को गिनाए, जैसे प्रेम सिंह सिदार को आप बता रहे थे कि ज़मीन से जुड़ करके, कार्यकर्ताओं से जुड़ करके उन्होंने जो है काम किया है। तो क्या सुनीति सत्यनारायण राठे को किस टाइप से मानते हैं आप? क्या उन्होंने क्या जनता के साथ या आम जो मतदाता के साथ वो कंधे से कंधे मिला के नहीं चल रहे क्या, जिसके वजह से उनको जो है हार का मुंह देखना पड़ा है? क्या है, अभी जो नया समय है, अभी नया समय में हर कोई चाहता है कि वो अच्छा होगा, शायद वो अच्छा होगा। बाकी सत्यानंद बहुत नीचे से चले हैं, वो भी सुनीति जी भी नीचे से चली हैं। सुनीति जी खूब मंजीव हुई हैं, इसलिए उन्होंने अपने चुनाव में 14,000 की बढ़त की। 14,000 का बढ़त पहली बार हुआ था मेरे जानते। मैंने जब से राजनीति में कदम रखा तो यहाँ 3,000, 5,000, 7,000 से ज़्यादा का लीड कभी नहीं हुआ था। लेकिन सुनीति जी के समय में लैलूंगा विधानसभा से 14,000 का लीड हुआ था। तो इनने काम करने में कोई कमी नहीं की। लेकिन मैं आपको यही बता रहा हूँ कि कभी कभी एक ही चीज़ को ज़्यादा समय तक अगर आप व्यवहार करेंगे तो चाहता है कि चलो उसको देख लें एक बार। धोखे में उजाला लगता है, लेकिन उजाले पर जाओगे तो उजाले के पास जाएंगे तो पता चलता है कि वो कितनी रोशनी है कितनी नहीं है। दूर से तो वही हुआ कि दूर वाली बात जो हुई और शायद उसको देख लें, तो ये इसी में हमने फेल हो गए। और आज नहीं तो हम तो कांग्रेस के सरकार की बात करेंगे। कांग्रेस की जो नीति है और उनके जो लोग हैं वो कांग्रेस के पद चिन्हों पर चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी नहीं है जो कहती है वो करती है। तो एक चीज़ और भी देखने को मिला था पटनायक जी, आप सबको मैं याद नहीं होगा, चूँकि लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र से कई बार कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हृदय राम राठिया जी, पूर्व विधायक हैं हमारे लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र के। वो कई बार चुनाव हारने के बाद भी तिबारा जो है टिकट पाते हैं और कांग्रेस का परचम लहराने में यहाँ सफल होते हैं लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र में। और उनके द्वारा भी जो है विधानसभा क्वेश्चन करने के मामले में उनको जो है आपके भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में डॉक्टर रमन सिंह ने उनको जो है बेस्ट विधायक का जो अवार्ड दिया था। इस पर क्या कुछ कहते हैं? क्योंकि सवाल करने के मामले में या विकास करने के मामले में जरूर वो अग्रसर रहे हैं, तो इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देना चाहिए? राठिया जी का व्यक्तित्व बढ़िया है, राठिया जी बढ़िया हैं, लेकिन एक ही बात फिर से आपको कहूँगा कि वो जिस दल से चलते हैं उस दल की मानसिकता सर्व विकास की नहीं है, वो अपने विकास की है। पार्टी
उन्हीं फोरम पर काम करती है कांग्रेस जिस पे उनको स्वार्थ मिले, उनको फायदा मिले। राठिया जी व्यक्तित्व के धनी हैं, राठिया जी वक्तव्य के धनी हैं, राठिया जी सभी बातों में अच्छे हैं, लेकिन उनने जो दल पकड़ा, वास्तव में वो ज़मीनी कार्यकर्ता वो भी हैं और अच्छे दबंग कार्यकर्ता रहे अपने कार्यकाल के, नीचे से वो भी चले। दुर्भाग्य उनका ये है कि वो कांग्रेस के साथ चले और कांग्रेस आज छत्तीसगढ़ में तो रिपीट हो गई है, वापस आ गई है। पूरे भारत में कांग्रेस जाने को तैयार बैठी है और जा रही है। उनके नेता अनाप शनाप बोलते हैं, कुछ भी जो मन में आया वही बोलते हैं। हम तो सनातन धर्मी हैं। कांग्रेस कभी नहीं चाहता कि ये सब सनातनी एक हो जाएं और इन्हीं के चलते कांग्रेस में बहुत अच्छे, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में अच्छे लोग नहीं हैं, लोग अच्छे हैं, लेकिन उनका जो संगत का भी असर आज देखने को मिलता है। और यहाँ हमारे ज़मीन पे लैलूंगा की ज़मीन बहुत ही भोली भाली जनता है, यहाँ की आदिवासी जनता है, अधिकांश आदिवासी जनता है। हम कुछ हैं जो सामान्य वर्ग में आते हैं, बाकी ये बहुत भोले हैं। इनको बड़ा प्रेम से अगर कोई समझाए तो गलती को भी वो स्वीकार कर लेते हैं और गलत पर भी चल पड़ते हैं। आप थे रमेश कुमार पटनायक जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कद्दावर नेता हैं। आपका कहना है कि जो है जितने भी नेता हुए हैं या भारतीय जनता पार्टी के हों या फिर कांग्रेस के हों, बहुत ही लगाव के साथ यह जनता के साथ जो जमीनी से जुड़ करके काम किया है, तब जाकर उन्होंने विधानसभा का नेतृत्व किया, ऐसा इनका कहना है। हम रमेश कुमार पटनायक जी से हम जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में आप बहुत पुराने कार्यकर्ता होने के नाते कई बार आपको जो है पार्टी विरोधी के नाम से जाना जाता है या पार्टी के खिलाफ आपको जाते हुए देखा है लोगों ने, तो इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देंगे? आपके बारे आप क्या कुछ पाते हैं? देखिए, मैं शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी का हूँ, आज भी भारतीय जनता पार्टी का हूँ और रहूँगा। मैं जब तक रहूँगा तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहूँगा। मेरे को जो आरोप लगाते हैं कि ये विरोधी है, विरोधी, मैं पार्टी का विरोधी नहीं हूँ, गलत का विरोधी हूँ। मेरे सामने जो गलत करेगा मैं उसका विरोध करूँगा, चाहे वो कोई रहे। इसीलिए मेरे को, मैं बागी कभी नहीं होता, लेकिन क्या गलत व्यक्ति को मेरी पहचान है, कौन गलत है कौन सही है। मैं लंबे समय से ऐसा, मेरा उम्र इतना पका चुका हूँ कि मेरे को गलती दिखती है तो मैं उसको काम को नहीं करता हूँ और मैं पार्टी विरोधी कभी नहीं रहा हूँ। लोग ज़रूर मेरे ऊपर आरोप लगाए, लेकिन मैं पार्टी के हित के लिए ही ऐसा विरोध किया हूँ, व्यक्तिगत अपना कोई स्वार्थ नहीं है। तो आप समझ सकते हैं, रमेश पटनायक जी बता रहे हैं कि मैं किसी व्यक्ति विशेष का विरोधी नहीं हूं, पार्टी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन कुछ ऐसे कुछ चुनिंदे लोग हुए हैं जिसके चलते मुझे विरोध करना पड़ा है, ऐसा इनका कहना है। वाकई में जिस व्यक्ति ने, जो भी चाहे पार्टी के नेता हों, अधिकारी हों, पदाधिकारी, कोई भी अगर उसको कड़े शब्दों में विरोध करता है वही पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता है, ये माना जा सकता है। चूँकि आप अभी सुन रहे थे पंचायत टुडे न्यूज़ को। पंचायत टुडे न्यूज़ में खास बातचीत के लिए आज हमारे साथ हमारे मेहमान बने हुए थे रमेश पटनायक जी। आप हमारी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को आप पंचायत टुडे न्यूज़ को फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।